जी, वेलकम बैक स्टूडेंट। चलें जी, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो अकाउंटेबल इवेंट्स हो सकते हैं पॉसिबल प्लांट एसेट के, तो वो क्या हैं जी? 3 प्राइमरी अकाउंटेबल इवेंट्स हमने कहा था। क्या पहली बात एक्विजिशन, कि हाउ वी विल एक्वायर मीन टू से परचेज़। आपने जब परचेज़ करना है उससे रिलेटेड क्या ट्रांज़ैक्शन हो सकती हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो हाउ यू कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ प्लांट। ओके जी। और सेकंड इज allocation of the acquisition cost to the expense over the asset useful life, mean to say depreciation। सेकंड हमारा जो काम होगा, हमने इस जो एसेट जिसको आपने परचेज किया है उसको फिर हमने डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चार्ज करना है, मीन टू से वी नीड टू कन्वर्ट दिस एसेट इनटू एक्सपेंस, जो कि हमारी फर्स्ट जो है एडजस्टिंग एंट्री भी थी। ठीक है, तो वो काम करना है। ये देखें, एलोकेशन दी एक्विजिशन कॉस्ट टू एक्सपेंड ओवर द एसेट यूजफुल लाइफ, जो कि हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। एंड द थर्ड पॉसिबल इवेंट इट मे बी द सेल और डिस्पोजल। ऑब्वियसली बात है, जैसे हम यहाँ पे भी बात की हमने कि यूजफुल लाइफ। देखिए, जो एक एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है, जब वो खत्म हो जाएगी तो फिर एक तो ये है कि हम अपने उस एसेट को सेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हम उसकी लाइफ के बीच में भी सेल कर सकते हैं। लाइक अगर 5 साल का आपका एसेट है तो आप 4 साल के बाद, 3 साल के बाद आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो सेल। ओके। या डिस्पोजल का मतलब भी ये है कि आप उसको जो है खत्म कर रहे हैं, आप एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एज अ स्क्रैप पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कोई वैल्यू है, आप उसको क्या कर देते हो, सेल कर देते हो। ठीक है। एनी हाउ, तो ये 3 किस्म के इवेंट्स हैं जो कि अकाउंटेबल इवेंट्स जो है, जिनको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अकाउंटिंग में, एक जो प्लांट एसेट्स हैं उनके साथ। ठीक है जी। पहली बात जो है उसको उसकी तरफ हम आ जाते हैं। एक्विजिशन ऑफ द प्लांट एसेट क्या होगा, किस तरह से जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखें, cost of plant asset include all expenditure that are reasonable and necessary for getting the asset to desired location and ready to use। ठीक है। पहली बात आपको जो इसमें जो है नज़र आ रही होगी, ठीक है, वो क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट है इसमें इंक्लूड है ऑल एक्सपेंडिचर that are reasonable and necessary for getting the asset to the desired location and ready for use। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो इसमें क्या था, many incidental costs may be include the cost assigned to a asset। These include for example sale tax on the purchase price, delivery cost, installation cost और normal the cost of a asset। ठीक है। पहली बात कि जो cost of asset है वो, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास क्या है, सेल टैक्स उस पे हो सकता है, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो सकती है, उसके कोई डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं, लोकेशन की जैसे हम बात कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट में आ जाएगा। ठीक है। ओनली अ रीजनेबल एंड नेसेसरी कॉस्ट should be the included। Assume that, for example, the machine is dropped and damaged when it being be loaded। देखें, जब आप उसको अनलोडेड कर रहे हैं तो उसमें अगर आपसे डैमेज या ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, और उसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग या उसका जो भी एक डैमेज हुआ है, ठीक है, तो उस पे आपका एक्सपेंस हो जाता है। तो उस एक्सपेंस को फिर हम क्या है, एक करंट एक्सपेंस में कंसिडर करेंगे। इट विल नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अ मशीन। ठीक है। तो इसके अलावा जो भी रिपेयरिंग वगैरह की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो करंट पीरियड के लिए होती है। ठीक है। तो उस करंट पीरियड को आप उसमें जो है मेंटेनेंस या वो अलग से एक एक्सपेंस हम उसको कंसिडर करते हैं, वो इसकी कॉस्ट में नहीं करते। ओके जी। चलें जी, दे कंपनी ऑफन परचेज प्लांट्स एसेट ऑन इंस्टॉलेशन प्लान और यूजिंग। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि समटाइम कंपनीज क्या करती हैं, वो जो है प्लांट अपने एसेट जो है, ऐसी बात है, एक जैसे पहले हमने बात की कि इट इज अ हैवी नीड अ हैवी कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि एक इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू जो है, या एक नोट पेबल, ठीक है, बना लेती हैं और 2 3 4 या 5 साल का जो है इंस्टॉलमेंट प्लान के से जो है वो अपना प्लांट एसेट जो है परचेज करती हैं। तो उस केस में भी ऑब्वियसली बात है, जो इंटरेस्ट चार्जेस कंपनी को बेयर करने पड़ेंगे, इट विल नॉट इंक्लूड इन दी कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, क्योंकि वो जो आपके इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। तो एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे वो अलग होंगे, वो हम इसकी कॉस्ट में नहीं इंक्लूड करेंगे। हाँ, इंस्टॉलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जो है, ऑब्वियसली बात है, अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा
कि अगर हम नेट कैश पे जो चीज़ परचेज करते हैं उस पे हो सकता है हमें डिस्काउंट भी मिल जाए, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट में जब चीज़ कोई परचेज करते हैं तो वो हमारी नेट कैश से थोड़ा-सा महँगी होती है, तो वो फिर हमें उतने की ही पड़ेगी। लाइक अगर बाइक है, बाइक आप कह रहे हैं 50,000 का बाइक है, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, बेशक साल या 2 साल की इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, वही बाइक आपको 60,000 का मिलता है, ठीक है? तो आपको 60,000 का मिला है, आपने यही लिखना है, ठीक है? तो बाकी रहेगी बात कि नोट पेबल के केस में अगर आप इंटरेस्ट आपको बेयर करना पड़ता है, तो उसको हम एज़ अ इंटरेस्ट एक्सपेंस में लिखेंगे, ठीक हो गया जी? चलें यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं क्लास, जिससे हमारी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अ फैक्ट्री ऑर्डर a machine from the Delta tool manufacturer to list price of the $10,000. Payment will be made in a 48-month installment of $250, which include 2,000 in interest charges. Sale tax is a 600 must be paid as well. The freight charges is a 1350. 10,000 की कोई manufacturer जो है डेल्टा टूल मैन्युफैक्चरर से कोई मशीन आपने परचेज की है और आपने 48 मंथ की इंस्टॉलमेंट बना ली है, जिसमें जो है 250 जो है इंस्टॉलमेंट, ठीक है? 48 मंथ में आपने कहा है कि पेमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट इज़ 250, ठीक है, पर मंथ की। बाकी जो है 2000 जो है आपका क्या है, इंटरेस्ट है, और टोटल जो है इंटरेस्ट चार्जेस 2000 इसमें आपको बेयर करने पड़ रहे हैं, और सेल टैक्स जो हुआ 600 है, वो हमें पे करना पड़ेगा, और जो डिलीवरी फ्रेट चार्जेस हैं वो 1350 आए हैं। इंस्टॉलेशन एंड अदर स्टेप, अब द कॉस्ट अमाउंट इज़ $500, जो उस लोकेशन तक आके उसकी जो इंस्टॉलेशन है उसके 500 चार्जेस हैं। तो ये सारी चार्जेस को आपने अब क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन टू बी एस्टेब्लिश इन द मशीनरी अकाउंट सिर्फ 10,000 नहीं है, तो यहाँ पे ये देखें, लिस्ट प्राइस या वाउचर प्राइस मशीन की वो क्या है, 10,000 है। सेल टैक्स कितना था, 600, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रेट जिसको आप कह रहे थे फ्रेट चार्जेस, ठीक है, 1350। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड सेटअप इज 500, ठीक हो गया। तो ये आपका टोटल 12,450 है, जिसको आप क्या कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, कॉस्ट बनी है, ठीक हो गया। बाकी जैसे देखें 2000 इंटरेस्ट चार्जेस हैं, बात समझ आ गई? तो ये आपका इंस्टॉलमेंट की सूरत में जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ा 2000 है, वो देखें इसकी कॉस्ट में शामिल नजर आ रहा है कि आपको, वो शामिल नहीं किया। वो हमारे जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं, इसको हम मंथली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे एज अ एक्सपेंस में डाल रहे होते हैं, ठीक है? तो चलें जी, ये स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल कि हमने जो है किस तरह से कॉस्ट को मेजर करना होता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा कुछ कंसिडरेशन है, ठीक है, जो नेक्स्ट आपके पास है कि नॉर्मल जब भी हम अपना प्लांट एसेट की बात कर रहे होते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट को डील करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें हमने शामिल करनी, और उसमें कौन-कौन सी जो है एलिमिनेट करनी होती हैं, उसकी एक मज़ीद डिटेल है। देखें, सम स्पेशल कंसिडरेशन इसका भी नॉलेज होना चाहिए। लैंड, व्हेन लैंड इज परचेज, वेरियस इंसिडेंटल costs are offered incurred in addition to purchase price. Mean to say, these addition costs may be include the commission, again real estate broker fee है, आपका एस्ट्रो फी, आई मीन कोई स्टाम्प वगैरह करवाना पड़ता है, लीगल फी रजिस्ट्रेशन कोई होती है, अपनी अपने नाम पे करानी है आपने टाइटल, जिसको रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने नाम की। फी फॉर सर्वेइंग कोई है, या फिर ड्रेनिंग है, क्लियरिंग है, आपकी जो लैंड है वो बैलेंस नहीं है, कहीं से ऊंची नीची है, तो उसको अगर ड्रेनिंग का कॉस्ट है या क्लियरिंग की कॉस्ट है, all things gradually the property, all these expenditure become the part of cost of the land। तो ये आपकी लैंड की जो है कॉस्ट में ही शामिल होंगी, ठीक है? तो हर एक अब एसेट की हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? जो लैंड है, तो उस लैंड में आप क्या करना चाह रहे हो, ये सारी चीजें, वो स्टाम्प हो गया आपका, जो है ब्रोकर फी होगी आपकी, जैसे हमने क्लियरिंग और ड्रेनिंग की बात की है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए रेल्स सच एज द ड्राइव वे है, फेंसेस है, कोई पार्किंग लॉट्स हैं, ठीक है, लैंडस्केपिंग कोई है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। वह लिटिल लाइफ, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक लिटिल लाइफ होती है, लिमिटेड लाइफ होती है, और आर देयर फॉर दिस सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएट। फॉर दिस रीजन दे शुड बी रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट एंटाइटल्ड द लैंड इम्प्रूवमेंट। देखें, लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए होता है ना कि ड्राइव वे दे दिया आपने, कोई पार्किंग लॉट जो है आपने कंसिडर कर ली, कोई बार वगैरह लगा दी है, ठीक है, तो या फिर आपके पास तो उसका एक व्यू बनाने के लिए थोड़ा सा उसको अपडेट करने के लिए कि आपकी लैंड जो है एक अच्छी नजर आए, लैंडस्केप कैपिंग करनी है, ठीक है, तो वो एक लिमिटेड लाइफ है, क्योंकि इसको आपको एनुअली बेसिस पे
2-3 साल के बाद हो सकता है अपडेट करना पड़े, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लैंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इट विल नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ द लैंड, ओके। क्योंकि हर 2 साल बाद, 5 साल बाद हो सकता है हमें ये चीज़ें रेनोवेट करनी पड़ जाएँ अपनी लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो लैंड इम्प्रूवमेंट जो है एक अलग अकाउंट बनेगा, सेपरेट अकाउंट बन के जो जितने भी उसपे एक्सपेंस हो रहे होंगे, ठीक है, तो वो हम फिर ऐड कर रहे होते हैं उसको, तो उसको जो है हम डेप्रिसिएशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एक लाइफ होती है, तो वो आप डेप्रिसिएशन में ला सकते हैं। जबकि जो लैंड है उसको नहीं डेप्रिसिएशन में ला सकते। लैंड इम्प्रूवमेंट को आप जो है डेप्रिसिएशन में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, बिल्डिंग है, बिल्डिंग आर समटाइम परचेज विद द इंटेंशन ऑफ रीमॉडलिंग देम प्रायर टू प्लेस यूज। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम रीमॉडलिंग जो है करने के लिए to place them, use cost incurred under these circumstances are charged to the building account, ठीक है। After building has been placed in use, however, ordinary repair and consideration to be maintained expense when incurred, वही काम। बिल्डिंग अगर आपने देखें, पहले जैसे मैंने कहा था, ऊपर हमने बात की थी कि हमने कोई लैंड ऐसी परचेज कर ली है, उसके साथ बिल्डिंग भी है, लेकिन वो बिल्डिंग क्या है, वो पुरानी ओल्ड बिल्डिंग है, फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो टूट-फूट का यानी कि हमने नई कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कोई आपके पास बिल्डिंग ऐसी है जो कि यूज़ेबल है, यूज़ करनी है, तो उसकी जो भी एक कॉस्ट है, वो ज़ाहिर-सी बात है, उसको हम चार्ज भी करते हैं और आगे उसको जो है डेप्रिसिएट में भी लेके आ सकते हैं। और उसमें अगर नॉर्मली जो रिपेयरिंग बिल्डिंग की जो कॉस्ट होती है वो डेप्रिसिएबल नहीं, बल्कि वो एक्सपेंस में इंक्लूड करते हैं मेंटेनेंस। हाँ, जब आप परचेज करते हैं तो उसमें उसकी कॉस्ट में हम ला सकते हैं कि लेट्स सपोज पुरानी बिल्डिंग है, इसमें हमारा 10 लाख लग जाना है इसको रेनोवेट कराने में, तो वो इट विल बी दी इनटू दी कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग, ओके जी। तो इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। इक्विपमेंट में जो है जितने भी आपके पास मशीनरीज वगैरह हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है इक्विपमेंट इज परचेज ऑल ऑफ द सेल टैक्स, डिलीवरी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गेटिंग द इक्विपमेंट इन अ गुड रनिंग ऑर्डर आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो भी ऊपर जैसे हमने बात की थी एक मशीन की एक एग्जांपल में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिलीवरी कॉस्ट है या कुछ भी है, once the equipment has been placed in operation, maintenance costs included interest, insurance and property tax are treated as an expense for the current period, not in the part of the equipment, ठीक है जी। तो अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट एलोकेशन ऑफ द लमसम परचेज। यहाँ पे देखें लमसम परचेज में होता क्या है। सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एसेट को जो है हम परचेज करते हैं वन टाइम में ही, किसी एक खास पार्टी से ले लेते हैं, ठीक है। तो सेपरेट कंट्रोल अकाउंट आर मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ द प्लांट एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो व्हेन लैंड, बिल्डिंग or perhaps the other asset are purchased for the lump sum, the purchase price must be allocated among the type of the asset acquired, and appraisal may be needed to these purpose. Assume, for example, in exercise for health insurance, purchase a complete fitness center from the Golden Health Spa। देखें, अब एक चलता फिरता जैसे होता है ना कारोबार, ठीक है, ये किसी हद तक वो चीज़ है, ठीक है। तो आप एक एक्सरसाइज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस से जो है ना, उसने जो है कंप्लीट गोल्ड हेल्थ स्पा से जो है क्या किया, जो है फिटनेस सेंटर परचेज किया, जिसमें जो है ऑब्वियसली बात है मशीनरी भी होगी, लैंड भी होगी, बिल्डिंग भी होगी, और उसने फैसिलिटेट किया। बारगेनिंग प्राइस जो है वो 8 लाख में उनकी डिसाइड हुई। एलोकेशन ऑफ दिस कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रेजल इज इलस्ट्रेटेड एज, देखें यहाँ पे देखें लैंड की जो कॉस्ट थी वो कहता है 250,000 थी वैल्यू पर अप्रेजल, अगर कोई लैंड सेपरेट लेता है। लैंड इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें 50,000 थी। बिल्डिंग की जो कॉस्ट उसकी थी वो $300,000 था, और उसमें जो मशीनरी इक्विपमेंट है वो कितना था 400,000, ठीक है। अच्छा, अब ये तकरीबन 1 मिलियन बन गया, ये टोटल हुआ हुआ है। 25% 1 मिलियन का ये हो गया, 5% ये हो गया, 30% 3 लाख हो गया, और 40% 4 लाख हो गया, ठीक है, 100% अगर हम अप्रेजल वैल्यू की बात करें। बट हमारी जो है 8 लाख पे उससे नेगोशिएशन हुई, और वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 2 लाख हम उसको लैंड के दे रहे हैं, लैंड इम्प्रूवमेंट के 40,000, 2,40,000 बिल्डिंग और इक्विपमेंट, और टोटल ये 8 लाख, ठीक है। तो एक लमसम आपके पास जो है अमाउंट ये बनी, जो एक किस्म का ये समझ लो कि हमें एक डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो उस केस में हमारी जो ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ट्रांजेक्शन हुई है, लैंड 200,000, लैंड इम्प्रूवमेंट 40,000, बिल्डिंग इक्विपमेंट सेपरेट सारे अकाउंट है, बट कैश आपने क्या कर दिया 800,000 दे दिया। तो ये आपके पास जो है रिकॉर्डिंग फुटेज फिटनेस था। चलें जी, नेक्स्ट उसमें जो है हम आगे और बात करेंगे डेप्रिसिएशन की भी।
ठीक है, तो हमारा ये वीडियो जो है यहीं तक था। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।